गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की प्री बोर्ड यूपी प्री बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको हमें जानना चाहिए, याद रखना चाहिए और परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ यक्ष का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो बच्चों देखिए, उस पदार्थ यक्ष का जो नाम होगा वह CaO होगा। इसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ यक्ष की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे ये मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसी का, CaO प्लस H2O, ये इसे क्रिया करेगा तो बनाएगा CaOH का ट्वाइस प्लस हीट क्या होगा, उत्पन्न होगा। ये हमारा जो होता है बच्चों CaO सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा जल है और ये क्या है, एक्वस जलीय विलयन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूछे गए प्रश्न का आंसर सिर्फ आपको इस रूप में देने हैं, बिना बूझा चुना। बहुत ज़्यादा बातें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही आप आंसर देंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये आप जानते हैं कि द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम होता है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित होता है, अर्थात न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही इसका विनाश होता है। ये है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण आप दे सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो सिल्वर प्लस क्लोराइड प्राप्त होता है। सर है दूसरे का 2AgCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा आपका 2Ag प्लस Cl2। ये गैस होगा, ये आपका सॉलिड होगा और ये आपका क्या है, सॉलिड है। तो इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन है। तीसरे का ये आंसर है। और चौथा देखिए, पूछा गया है कि इस चिन्ह का क्या अर्थ है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक उदाहरण की बात है, तो एक उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करें तो यह हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। इसका उदाहरण है HI को गर्म करने पर हाइड्रोजन और आयोडीन प्राप्त होता है, और अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है ना। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है, यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों
कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसका उत्तर आपके लिए है कि आप इसको खोज करके आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए पांचवा, भास्मिता किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या को हम भास्मिकता कहते हैं। इसे क्षारकता के नाम से भी जाना जाता है और इसके उदाहरण हैं, एक क्षारकी की बात करें तो HNO3 और HCl, और द्विक्षारकी की बात करें तो H2SO4 और त्रिक्षारकी H3PO4 होता है। पहला आपको बताया गया कि देखिए एक HNO3 और HCl ये एक क्षारकी हैं और H2SO4 ये दो क्षारकी हैं, द्विक्षारकी, और H3PO4 ये आपके हैं त्रिक्षारकी हैं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो ये होंगे एक क्षारकी, अगर 2 हैं तो द्विक्षारकी, अगर 3 है तो त्रिक्षारकी होते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है NaAlO2। तो ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसी को सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में मधुमक्खी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है। मधुमक्खी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है, ये आपका है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा, मधुमक्खी के काटने पर बच्चों फार्मिक एसिड यानी मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है। मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, इसलिए इसका सूत्र अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं HCOOH, ये होता है आपका फार्मिक अम्ल, या इसी को हम लोग कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। यही है आपका इसका उत्तर। इसमें एक बात और आपको बता देते हैं कि मधुमक्खी जब काटती है तो इस अम्ल के स्रावित होने से दर्द और जलन होता है, जिसको दूर करने के लिए बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से उस दर्द और जलन को कम किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है, बिंदु है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे आप लोग इसी के साथ। 8वां क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा, H2SO4 तथा N2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो H2SO4 का पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं N2O पर चलेंगे। H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 6, यानी सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी इसके परमाणु के 6 है, और इसका करेंगे ऑक्सीजन का तो 2 और 6। इसका देखिए, इसका भी 6 होता है और इसका भी 6 होता है। यहाँ पे सल्फर का जो 6 है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा सल्फर और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, इधर कर लेंगे, इधर भी ऑक्सीजन कर लेंगे और इधर H ले लेंगे और इधर भी H ले सकते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा 6, हाइड्रोजन का इस टाइप का है और सल्फर का क्रॉस है और ऑक्सीजन का डॉट टाइप से है, बिंदु है, पॉइंट है। और इसको इस प्रकार से हम अरेंज करते हैं, यस है,
बीच में कर देते हैं। ऑक्सीजन को, चारों ऑक्सीजन जो हैं आपके, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर देते हैं। और इसके इस साइड हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं इनके जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से दिखाया मैंने। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो जो ऑक्सीजन के 6 हैं तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 हो गया, 2 ठो सल्फर से ले लिया। फिर इसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, सल्फर से ले लिया। और यहाँ भी ऑक्सीजन का आप देखें तो 2 ये हो गया, 2 4 हो गया, एक हाइड्रोजन को दे दिया यहाँ से ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी 2 2 4 2 6 2 8 इसके भी हो गए। तो अब इसका देखिए, अब इस साइड भी देख लीजिए, वही प्रक्रिया फिर यहाँ भी है, 2 2 4 एक 5 एक 6 और एक इसका हाइड्रोजन का है और एक सल्फर का है। तो ये भी 8 बन गए कि नहीं ऑक्सीजन के, 2 2 4 2 6 2 8। तो इस प्रकार से अगर हम इसको बनाएं, इसको सर्किल करें तो ये देखिए इसका पूरा हो जाता है और इसका इससे पूरा हो जाएगा, ठीक है, और इसका बच्चों इससे पूरा हो जाएगा 2 ठो, और ये आपका इस तरह से ये भी पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 ये आपका ऑक्सीजन का ऐसे पूरा हो जाएगा और इसका 8 ऐसे पूरा हो जाएगा। अब बचा सल्फर का, तो सल्फर का कैसे बनाएंगे, सल्फर का हम लोग ऐसे इस तरह से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सल्फर का भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करके अपने को स्टेबल करते हैं। तो इस प्रकार से अब इसका देखें अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन है और ये भी आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो गया कंप्लीट। H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं, इसी में ये पहला पूछा था और एक दूसरा था, ये था आपका N2O का। तो N2O का बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों N2O का कैसे बनेगा, 2 और 6। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6, और नाइट्रोजन के 5 हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के 3, इसके 3 2 5, ये नाइट्रोजन के इसके हो गए, और नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का भी 2 ये 3 ये, 3 2 5 ये भी हो गया। अब इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए तो 2 2 4 2 6 2 8, ये इससे अगर ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ले लेगा तो हो जाएगा 8 इसका पूरा। फिर इसका 3 3 6 2 8, देखिए ये इससे ले लेगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा, और 3 3 6 2 8 अगर ये इससे ले लेगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ये क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन केवल दिया है, इसलिए इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। बॉन्ड स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं, N, देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन 2 ठो, इसलिए इसको आप एरोहेड के यानी तीर के निशान से इसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आप बना लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए Cu AgNO3 ये विलयन में जब डाला जाता है तो यह अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, कॉपर CuNO3 प्लस Ag। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 ट्वाइस और 2Ag। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, एक रासायनिक समीकरण दीजिए। जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर होने के कारण, यानी सक्रियता एक्टिविटी सीरीज में
सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर होता है जो कि अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और यह कॉपर नाइट्रेट बनाता है जो जिसका रंग क्या होता है, नीला होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो यह कॉपर नाइट्रेट बनाता है जिसका रंग क्या होता है, नीला होता है और सिल्वर अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो बस इतनी ही बातें आपको लिखनी है इसमें, यही मुख्य है। और रासायनिक समीकरण आपका ये है, दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि जाइलम एवं फ्लोएम का कार्य लिखिए। जाइलम का जो प्रमुख कार्य होता है वो जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। जाइलम पौधों की जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके पौधों के यानी पादप के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। तो ये भी आपका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। समझते हैं इसको चित्र से। जो फिगर बनाया गया है इस फिगर से देखिए, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है बच्चों आपका है R2, ये है R3, ये है R4, ये मान लेते हैं R1, ये है आपका R5 और ये 9 वोल्ट का क्या है, विभवांतर लगा है। 9 वोल्ट का विभव है। अब देखते हैं कि इस चित्र में R2, R3, R4 ये तीनों प्रतिरोध जो हैं वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे। जो आएगा मान लेते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R1, R डैश फिर R5 ये हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारा जो पहला कार्य है वो है इस परिपथ में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये अगर हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R डैश हो, तो हम लोग लिखते हैं R2, R3 व R4 समांतर क्रम में है। यदि ये समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना लिया मैंने, R डैश, तो ये हो जाएगा 1/के R डैश बराबर 1/के R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R2 का मान कितना है, देखिए बच्चों R2 का मान 1 ओम है प्लस 1/के R3 का मान कितना है, R3 का मान 2 है प्लस 1/3। पूरा एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 तिहाई 6, 3 प्लस 3 दूनी के 6, 2 6 3 9 2 11, 11/के 6। 1/के R डैश का मान आ गया कितना, 11/के 6। तो R डैश का मान क्या हो जाएगा, 6/के 11। ये आपका हो गया R डैश का मान। अब देखते हैं हम लोग कि R1, R डैश, R5 ये आपका श्रेणी क्रम में है। तो इसको मानते हैं कि माना R1, R डैश, R5 का तुल्य प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है। ये क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो ये हो जाएगा R1
प्लस आर डैश प्लस R5। R1 2 ओम है, R डैश आपने निकाला था 6/11 ओम है, प्लस R5 2 ओम है। पूरा हल कर देंगे, ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 224 ओम प्लस 6/11 6/11 ओम, 11 चौके 44 6 50/11 ओम, ये हो जाएगा 50/11 ओम। तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा था 50 बटे के कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा था 50/11 ओम होगा। अब इसके आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में, अब हम लोग निकालेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालने से पहले एक बात को हम अच्छे समझ लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जानते हैं कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा विभव क्या होता है, समान होता है, और जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा धारा का मान क्या होता है, समान होता है। जब हम प्रतिरोधों, यानी हम कह सकते हैं इट मीन्स जब प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव का मान समान होता है, और जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान समान होता है। तो यहाँ से अब पहले धारा निकाल लेते हैं, करंट कितना होगा। देखिए यदि ये 9 वोल्ट का विभवांतर हो तो हम लोग जान गए कि V बराबर कितना है, 9 वोल्ट है। V बराबर क्या होता है, IR होता है, और I बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V का मान 9 दिया है, R का मान कितना है, R आपने निकाला है 50/11 है। तो ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/1 गुणे 11/50, ये हो जाएगा आपका 99/50। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2 एम्पियर आएगा। धारा कितना होगा, 2 एम्पियर एप्रॉक्स 2 एम्पियर होगा। इसको 2 एम्पियर मान लिया जाता है। और अब इसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित, चूंकि अब इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा 2 एम्पियर है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर की धारा होगी, यहाँ भी 2 एम्पियर की धारा होगी, जो ये आया है उसमें भी 2 एम्पियर की धारा होगी। तो यदि यहाँ पर देखिए इसमें I का मान यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि I1 है, इसके संगत ये हो जाएगा हमारा I1 2 एम्पियर। यहाँ भी धारा का मान हमको मिलेगा I5 2 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा का मान कितना है, हमें मिल गया कि I1 और I5 बराबर 2 एम्पियर। R1 के संगत प्रतिरोध हमारा I1 है, R1 के संगत जो हमारा प्रतिरोध क्या है, I1 है, और R2 के संगत हमारा जो प्रतिरोध I2 है उसमें धारा का मान क्या है, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। तो निकालेंगे R1 पर विभव पतन, तो ये हो जाएगा आपका I1 × R1। I1 कितना है, I1 आपका है 2 एम्पियर है, और R1 आपका कितना है, 2 एम्पियर है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये 4 वोल्ट, यानी R1 पर जो विभव उत्पन्न होगा वो 4 वोल्ट होगा। R5 पर विभव पतन ये हो जाएगा आपका I5 × R5। देखिए I5 का मान यहाँ से आप ले लीजिए 2 एम्पियर, और R5 का मान कितना है, 2 ओम। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये भी हो जाएगा 4 वोल्ट। R1 पर विभव पतन 4 वोल्ट आया है, 4 वोल्ट है, और R5 पर भी विभव पतन कितना आया है, 4 वोल्ट आया है। अब चलते हैं R डैश व V डैश पर विभव पतन निकालते हैं। ये होगा V बराबर V1 + V5
प्लस भी डैश। देखिए यहाँ से आर डैश ये जो निकलेगा यहाँ पे आप जानते हैं कि इधर भी डैश प्राप्त होगा और ये भी डैश है, भी डैश मिलेगा। देखिए इसका जो हम निकालते हैं विभवांतर वो क्या है, भी डैश है। और ये आपका अगर हम आर डैश और भी डैश, आर डैश और भी डैश पर विभव पतन निकालेंगे तो भी बराबर होगा V1 प्लस V5 प्लस भी डैश। तो V1 हमारा कितना आया, V1 ये हमारा V1 है, ये हमारा क्या है V2 है, V1 ये V5 है, ये हमारा V1 है और ये क्या है V5 है। R डैश व V डैश पर विभव पतन V बराबर V1 प्लस V5 प्लस V डैश होगा टोटल विभव। तो यहाँ से V1 हमारा हो जाएगा 4 वोल्ट और ये हो जाएगा V5 भी 4 वोल्ट और प्लस V डैश नहीं मालूम है और टोटल विभव कितना है 9। तो यहाँ से V डैश का अगर मान निकालें तो 9 माइनस 8 बराबर 1 वोल्ट, यानी V डैश का मान क्या आ गया वोल्ट। इसके बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट का होगा। आपने देखा कि R1 पर विभव V1 बराबर 4 वोल्ट और R5 पर विभव V5 बराबर भी 4 वोल्ट और V डैश का हमें निकालना था। तो R डैश व V डैश पर जो विभव पतन निकाला गया है यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V5 प्लस V डैश और V1 का मान आप ऊपर से यहाँ रख दिए, V5 का भी मान यहाँ आपने रख दिया और ये हो गया आपका V डैश निकालना है। और कुल जितना विभव लगा हुआ है वोल्ट वो 9 वोल्ट है और इसको रख करके आपने V डैश का मान निकाल लिया। यानी इसके बीच लगा हुआ यानी जो उत्पन्न विभवांतर है विभव है वो कितना है V डैश बराबर हो गया 1 वोल्ट। चलिए बच्चों ठीक है, अब हम लोग चलते हैं R2 R3 R4 में। R2 R3 R4 के संगत धारा का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे R2 के संगत हमारा धारा I2 हो तो I2 बराबर हम लिखते हैं V2 अपान R2 और ये हो जाता है V2 का मान कितना है 1 वोल्ट है, R2 का मान कितना है 1 ओम है। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 का मान 1 एम्पियर, यानी धारा का मान R2 प्रतिरोध के संगत I2 का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। और I3 का निकालें तो ये हो जाएगा V3 अपान R3। V3 है आपका, V3 भी आपका 1 वोल्ट है और R3 कितना है 2 है तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। और I4 बराबर हो जाएगा V4 अपान R4। ये हो जाएगा आपका I4। देखिए I4 निकालना है, V4 का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 1 वोल्ट बटे के R4 का मान कितना है 3 ओम है तो 3 रख देंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 0.33 एम्पियर ऐसे आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि R2 R3 R4 के भी संगत हम लोगों को धारा प्राप्त हुआ। I2 बराबर 1 एम्पियर, R3 बराबर 0.5 एम्पियर, I4 बराबर 0.33 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। वो ऐसे ही समझाते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था कि दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तथा सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो दिया गया चित्र है, इस चित्र में जो पूछा गया तुल्य प्रतिरोध, तो उसको पहले ज्ञात करना है आपको। इसमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आप देखेंगे कि पहले यह R2 R3 R4 क्या है, समांतर क्रम में है। तो इसको पहले आप फार्मूले द्वारा
हल करेंगे और प्राप्त करेंगे R डैश, जैसा कि आपको बताया गया है। और फिर आप देखेंगे कि R1 R डैश R5 क्या है, समांतर श्रेणी क्रम में है। R1 R डैश R5 क्या है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये आपके श्रेणी क्रम में है तो फिर ये इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा श्रेणी क्रम का सूत्र, यानी R बराबर R1 प्लस R डैश प्लस R5। आपको मिल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उससे आप V बराबर IR फार्मूला लगा करके इस परिपथ में कुल बहने वाली धारा निकाल लेंगे। तो इस परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही है ये सूत्र लगाएंगे तो निकल जाएगा। I बराबर V अपान R, 9 बटे के इतना। फिर इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर मान लें। अब देखिए इसमें हम जानते हैं कि जब किसी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें विभव का मान क्या होता है, समान होता है। और जब उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान समान होता है। तो I1 अब हमारा परिपथ में अगर हम बात करें तो ये हमारा देखिए R1 R डैश और R5 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इसमें धारा का मान क्या होगा, समान होगा। जितनी धारा R1 में होगी उतनी धारा R5 में होगी, यानी R1 के संगत I1, R2 के संगत I5 अगर हमारा क्या हो, धारा हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसको, इसमें R2 में कितनी धारा होगी, R3 में कितनी धारा होगी, R4 में धारा कितनी होगी। तो सबसे पहले अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें कितना विभव लग रहा है। चूँकि जो इस परिपथ में विभव है वो विभव हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम निकालते हैं R1 पर विभव पतन। R1 पर विभव पतन कितना होगा, I1 इंटू R1। I1 का मान यहाँ से रख देंगे 2 एम्पियर और R1 का मान यहाँ से रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 वोल्ट। वैसे ही R5 पर विभव पतन कितना होगा, तो I5 इंटू R5, I5 का मान यहाँ से 2 एम्पियर और R5 का मान क्या हो जाएगा 2 ओम। तो ये 2 दूनी के 4, ये भी V5 का मान निकल गया 4 वोल्ट है। ये तो आप R1 के संगत विभव पतन निकाल लिए, R5 के संगत विभव पतन निकाल लिए। अब इस पूरे परिपथ में कितना विभव पतन होगा, तो R डैश व V डैश पर विभव पतन की बात करें तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V5 प्लस V डैश। देखिए V कुल जितना विभवांतर लगा है वो आपका है 9 वोल्ट है, V1 का मान 4 वोल्ट है, V5 का मान 4 वोल्ट है और V डैश का मान हमें निकालना है। तो 9 यहाँ पे हल करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, V डैश बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। अब देखिए हमने ये पढ़ रखा है और हमें ये मालूम है कि जो भी समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हैं उनमें विभव का मान क्या होता है, समान होता है। सभी में विभव समान होगा, यानी R2 के संगत V2, R3 के संगत V3, R4 के संगत V4 में जो विभव है वो V डैश के क्या होगा, बराबर होगा, यानी वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब इसके संगत धारा का मान ज्ञात करना हो तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए I2 निकालेंगे तो V2 अपान R2 बराबर 1 बटे के 1। देखिए V2 का मान आपने कहाँ से लिया है, V2 का मान यहाँ से 1 वोल्ट हुआ और R2 का मान आपको दिया है 1 ओम, तो ये 1 बटे 1 एम्पियर हो जाएगा। वैसे ही R3 बराबर V3 अपान R3 होगा और V3 का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा और R3 का मान यहाँ से ले लेंगे 2 ओम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। R4 निकालें तो ये हो जाएगा V4 अपान R4। V4 का मान देखिए यहाँ से 1 वोल्ट है और R4 का मान यहाँ से ले लेंगे 3 है, इसको सॉल्व करेंगे 0.33 एम्पियर आएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि किस प्रकार से हम लोग दिए गए परिपथ में धारा का मान व विभवांतर, सिरों पर विभवांतर ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, गणना कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को दिया गया है 1 कूलाम, यानी आवेश का मान कितना है, 1 कूलाम। और हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N ही होता है, तो N बराबर हो जाएगा Q अपान E हो जाएगा। और Q का मान 1 कूलाम है, E का मान 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। तो ये 1
बटे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे घाते 19। ये ऊपर चला जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा 19। फिर ये हो जाएगा आपका 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 बटे के 16 गुणे 10 पे घाते 19। फिर इसको आप भाग दे दीजिए 0.10 बार जाएगा 0, आगे बढ़ जाएगा तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। फिर कितना बचा 4 बना 16 दूनी 32, 16 पचे 80। आपका ये हो जाएगा 10 पे घाते 19। ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। ये आपका होगा 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का लिखिए प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैला कर रखें कि फैली हुई अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, प्रेरित धारा की दिशाएं ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस बाएं हाथ का नियम आप वो भी समझ लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैला कर रखें कि फैली हुई अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर बल को प्रदर्शित करता है। ये है आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों नियमों को पढ़ा और उसको आपको ध्यान रखना है। हर बार कभी न कभी परीक्षाओं में दोनों में से कोई न कोई एक अक्सर पूछ दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कोयले में पाई जाती हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ये सभी? तो आपका उत्तर है ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के ही पौधे को क्यों चुना? तो बच्चों आपको बता दें कि मटर का जो पौधा होता है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एक साल में कई बार उगाया जा सकता है। इसके जो पुष्प होते हैं वो साइज में, आकार में बड़े होते हैं, जिससे परागण करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। ये है आपका पूछे गए से पूरे प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ ये नहीं कहा जा सकता कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है और उसे समझना पड़ता है। तो अधिक से अधिक अगर आप अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ओम का नियम हो गया, ओम का नियम संबंधी जो विभवांतर और धारा में ग्राफ है वह सब डिस्कस करेंगे। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, प्रेरित धारा ज्ञात करने के नियम, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधित, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वीप प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इस और देखिए लवण से संबंधित उदासीनीकरण की क्रिया क्या होता है, और इसमें यह साधारण नमक हो गया, साधारण नमक, और कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर का अन्य नाम बच्चों विरंजक चूर्ण भी होता है, बेकिंग सोडा। तो ये सब सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं बिंदु आप पढ़ सकते हैं। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, श्वासोच्छ्वास से संबंधित प्रश्न है, सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना, मानव में कैसे रेस्पिरेशन श्वसन होता है,
अन्य जीवों में कैसे श्वसन होता है, इसी और सीरा से संबंधित प्रश्न, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, 3 नियम दिए थे इन्होंने, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पुष्प हो गया आपका, उसका नामांकित चित्र, फिर उसमें पर परागण कैसे होते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में। निषेचन हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मानव हृदय और आपके मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संयोजकता क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जैसे CH4 हो गया, CH4, C2H2, H2SO4 का, और इसके बाद आपका S8 का, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्री बोर्ड की परीक्षाओं में, आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो बच्चों आप लोग मुझसे जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए, और मेरे जितने भी वीडियोज बनाए जा रहे हैं इस सब प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। आप उसमें अधिक से अधिक देखिए और तक आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उन्हें देखते रहिए, सीखते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक कर लें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखें, उसे समझें और उसे लाभान्वित हों और आगे बढ़ें। मेरा प्रयास आपके साथ। मंजिलें उन्हीं को आजमाती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला होना चाहिए किसी भी चीज़ को। देखिए, अगर पढ़ाई है, चाहे कोई भी कार्य है, आपके अंदर करने की लगन है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो आप निश्चित रूप से किसी भी कार्य में सफल और अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। उस समय हमें धैर्य रखना पड़ता है और लगन से, मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। सपना इतना हो बड़ा, करे लोग उपहास, अश्रद्धा संकल्प सुमन अर्पित कर, मन में हो विश्वास, तभी सफलता के शिखर पर चढ़ता कठिन प्रयास। तो आप परीक्षा के जब एग्ज़ाम आता है, जब परीक्षा का दौर होता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कई प्रकार की बातें आती हैं। आप लोग के प्रेरणा स्रोत एक लाइन है, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ दृढ़ विश्वास हो, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ अतुलनीय पवित्रता हो, अनकम्प्रोमाइजिंग, जहाँ कंप्रोमाइज नहीं करने लायक हो, मतलब अनकम्प्रोमाइजिंग, जहाँ अतुलनीय पवित्रता हो, देयर इज हेल्थ, वही स्वास्थ्य है, देयर इज पावर, वही शक्ति है, देयर इज सक्सेस, और वही सफलता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप पढ़ें और तैयारी करें, आप किसी भी चीज़ में सफल हो जाएंगे और होंगे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ और नए टॉपिक लेकर के। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।